एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित की। और अब शुरू करेंगे अध्याय 3 आज। तो इसमें है आंकड़ों का प्रबंधन, ये इसका पाठ है। पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना है। और ये इसका दूसरा पन्ना, इसमें माध्यक, दंड, आलेख, और ये यहीं से शुरुआत हो जाती है। दंड आलेखों से यहाँ पर क्वेश्चन निकाले गए हैं कि ये एक चार्ट है, सारणी दी गई है वर्ष, और इधर वर्ष दिया गया है और निर्मित साइकिलों की संख्या दी गई है। अब क्या कह रहे हैं कि इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। किस वर्ष अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। तो ये चार्ट तो ऑलरेडी उन्होंने बना दिया है, अब इस पर कुछ जवाब देना है। ये दंड आलेख तो बना दिया है, तो किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें थी, जिसका दंड आलेख ज़्यादा बड़ा होगा। तो दंड आलेख सबसे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है 2002 में, तो 2002 में यहाँ पे लिख देना है ए का जवाब। और फिर दूसरी इसी में कह रहे हैं कि किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। तो न्यूनतम संख्या में 1999 में। कैसे? ये इसका दंड आलेख सबसे छोटा है तो न्यूनतम हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाता है प्रयास कीजिए। तो प्रयास कीजिए में ये क्या दिए गए हैं कि विभिन्न वर्षों में कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या को निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर वर्ष दिया है, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या, और विद्यार्थियों का जो चित्र बनाना है, एक सिंबल बना के 5 का प्रयोग करके चित्रालेख बनाएं, ये उन्होंने कहा है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर चित्रालेख बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक एक्स सारणी और एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है। और यहाँ पर ये कटान बिंदु होते हैं, ऑरिजिन कर देते हैं। अब क्या करना है, ये जो है यहाँ पर संकेत पहले लिख लीजिए कि क्या करना था। तो संकेत में अगर एक सिंबल बनाएंगे तो एक सिंबल का 5 विद्यार्थी शो होता है। तो अब यहाँ से 2016 से लेके 2020 तक के, चूँकि जो हमारी सारणी में दिया है वही हमको वर्ष बना देने हैं। तो 5 विद्यार्थी जब एक सिंबल पर हैं तो यहाँ पर था 40, 2016 में 40, ये यहाँ पर अच्छे ध्यान रखेंगे। तो 40 में 8 सिंबल आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे 35 में 7 सिंबल, 6 सिंबल 30 पर, और इसमें 35 में 7 हैं। 2019 में है 25, और 2020 में जो है 20 विद्यार्थी थे। तो उनके सिंबल इस प्रकार बन जाएंगे। 20 में यानी 5 चौके 20 है ना, 4 सिंबल बना देंगे। इसमें 5 सिंबल आ गए, इसके 7 सिंबल, इसमें 6, और इसमें 8 सिंबल आ गए। तो यही जो सिंबल है यही कहलाते हैं क्या? चित्रालेख, क्योंकि चित्र के द्वारा आलेख प्रदर्शित किया गया है। क्लियर? अब आ जाते हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर कि पहला प्रश्न दिया है कि आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर कहलाता है। तो इसमें जो आंसर होता है वो होता है प्रसार या परिसर। तो हम यहाँ पर बी में भर देंगे और यहाँ पर बी का जो सॉल्यूशन है वो लिख देंगे, उत्तर। ठीक है। फिर इसी में दूसरा है कि 26, 29, 23, 23, 26, 29, 28 और 23 का बहुलक मतलब जो आंकड़ा बार बार आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो होता है बहुलक। तो यहाँ पर जो आंकड़ा आया है वो है 23, तो आप लिख दीजिए 23। ये किस में है? ये है सी में, तो सी में गोला भी लगा लीजिए, यहाँ 23 लिख दीजिए। फिर आता है सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है माध्य। ठीक है, माध्य या औसत। तो यहाँ पर ये है बी में, तो यहाँ पर आप बी में गोला लगा लीजिए। फिर आते हैं अगला प्रश्न। ये चौथा प्रश्न है कि 22, 34, 44, 15, 16, 23, 33 का माध्यक होगा। माध्यक का मतलब पहले तो उनको आप ऐसे बढ़ते क्रम में रख लीजिए, यानी आरोही क्रम में। फिर उसमें जो बीच का माध्य का वो
आंकड़ा होगा वही माध्यक होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि ऐसे बढ़ते क्रम में रख लीजिए, फिर n+1 यानी जितने हैं उसमें से एक जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, तो उससे क्या होगा कि बीच का हिस्सा निकल आएगा। तो जैसे इसमें 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो बढ़ते क्रम में रख लिया। अब क्या करना, 7 धन 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 में 2 का भाग दीजिए तो 4, यानी कि चौथा जो आंकड़ा होगा वही माध्यक होता है। तो इसमें ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो ये आता है यहाँ पर 23, तो हमको ए में लगा लेना है, यहाँ पर भी ए में लगा देना है। फिर ये कह रहे हैं कि 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। तो पहले 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याएं लिख लीजिए और 1 से 11 तक की संख्याओं में उनको जोड़ दीजिए और 11 का ही भाग दे दीजिए, तो वो होता है 66 तक जाता है, और 11 का भाग दे देंगे तो औसत निकल के आ जाता है 6। 6 कहाँ पर है, सी में, तो यहाँ पर सी में गोला लगा लेना है। अब आते हैं छठवां प्रश्न की, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जी पहली 5 अभाज्य संख्याएं निकाल लीजिए। यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक को सम्मिलित नहीं कर देना है। क्यों? क्योंकि एक जो है अभाज्य संख्या में नहीं आता, विशेष संख्या में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे 2 से। 2 3 5 7 और 11, ये पहली 5 अभाज्य संख्याएं हो गई। इन सबको जोड़ देना है और हैं कितने, 5, तो 5 का भाग दे देना है। तो ये जोड़ में आता है 28, और 5 का भाग देंगे तो 5.6, ये इसका जवाब आ जाएगा। यानी 5 पहली अभाज्य संख्याओं का औसत 5.6 हो जाएगा। फिर इसी में है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए रहे आंकड़े, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो ये क्रम बन जाएगा, और इसमें जितने हैं उसमें एक जोड़ के, ये जैसे यहाँ पर निकाले, पहले तो व्यवस्थित कर लिया, फिर सूत्र लगा दीजिए माध्यक बराबर n+1/2। n का मतलब ये वाले अंक हैं, तो ये अंक है 9 और एक जोड़ के 2 का भाग दे दिए, तो इसका मतलब 9 1 10, 2 पंचे 10, 5, यानी पाँचवीं संख्या इधर से जो बढ़ते क्रम में पाँचवीं संख्या, यानी आरोही क्रम में जो पाँचवीं संख्या होगी, तो 1 2 3 4, ये पाँचवीं संख्या 76, जिसको यहाँ पर ब्रैकेट किया गया है। तो यही इसका माध्यक हो जाता है। अब आते हैं इसी का 8वां प्रश्न कि 16 2 14, 16 14 12, 18 16 और 12 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, परिसर ज्ञात करने के लिए इनको फिर से आरोही क्रम में रखना पड़ेगा। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। जैसे ही ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाए तो फिर देखिए सबसे दूर यानी कि दाहिने तरफ और सबसे बाएं तरफ क्या है, तो दाहिने तरफ के आंकड़े को बोलते हैं उच्चतम आंकड़ा और सबसे बाएं तरफ के आंकड़े को बोलते हैं न्यूनतम आंकड़ा। क्योंकि ये आरोही क्रम में है ना, तो उच्चतम आंकड़ा कौन सा कहलाएगा, ये 18, और न्यूनतम आंकड़ा क्या कहलाएगा, ये सबसे पहले आया है। तो 18 में से 16 कम करेंगे तो परिसर हमारा बन जाएगा 16। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न, यानी कि पे प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 देखिए कि यदि आंकड़े 5 7 9 x 6 10 11 का माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए सभी आंकड़ों में पहले क्या रहता था, अंक रहते थे, यहाँ पर बीच में x डाल दिया है। अब वो बोल रहे हैं ये x जो आ तो गया, इसका नाम बताओ क्या मान है इसका। लेकिन एक चीज़ दे रखी उन्होंने कि माध्य जो है यानी औसत जो है 8 है। तो सूत्र लगा लीजिए इसमें। माध्य होता क्या है, माध्य जितने आंकड़े होते हैं उनका योग बटे कुल आंकड़े। तो कुल आंकड़े तो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का भाग दे दीजिए। इन सब को जोड़ दीजिए, चूँकि x चर राशि है तो उसको अलग रखिए, और माध्य जो है 8 दिया था तो यहाँ रख दिया। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, और ये जो है तो ये 48 धन x को बाएं तरफ ले लिए, क्योंकि चर राशियों को कोशिश करना चाहिए कि बाएं तरफ रखिए और अचर राशियों को दाहिने तरफ। तो ये आंकड़ा बाएं तरफ चला गया, 8 7 56 इधर आ गया, ये बन गया। अब इसको हम उठा के यहाँ ले आते हैं, तो 48 धन x बराबर 56, तो x बराबर क्या हो गया, ये पक्षांतर हो जाएगा, ऋण 48 हो गया। इसमें से इसको घटा दीजिए तो आ गया 8।
तो x का मान भी 8 ही है। अब यहाँ पर 10वां आ जाते हैं। किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 10 है और किन्हीं अन्य 3 संख्याओं का माध्य 12 है। सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा? पहले सूत्र लगा लीजिए। 3 संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और संख्याओं का योग ये कितना होगा? 3 संख्याएं हैं और उनका माध्य जब 10 है तो जाहिर है कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो 30 आना चाहिए। संख्याओं का योग 30 आएगा तभी तो माध्य 10 होगा। तो ये संख्याओं का योग 30 इस तरह हमें मिल जाता है। अब 3 संख्याएं अन्य हैं जो उनका माध्य 12 है, तो 12 के हिसाब से 3 संख्याओं का बनेगा, अन्य 3 संख्याओं का माध्य 36, ठीक है। और कुल संख्याएं उसमें भी 3 है और ये माध्य आ गया इसका 12 है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। सभी संख्याओं का योग यानी 3 संख्याएं 30 वाली और 3 संख्याएं 36 के माध्य वाली, तो 30 और 36 मिल गए बन गया 66, और 3 और 3 6 मिल के बन गया 6। ध्यान रखिएगा ये भिन्न जोड़ नहीं देने हैं, ऊपर ऊपर को जोड़ना है, नीचे नीचे को जोड़ना है। तो अब 66 में पहले तो कुल योग संख्याओं का हो जाता है 66, और जो कुल संख्याएं होती हैं 3 और इधर की 3 इधर की, तो 3 3 6, तो 6 का भाग देंगे तो ये आ गया 11 है। तो इस प्रकार सभी संख्याओं का माध्य हो गया 11। अगला प्रश्न लेते हैं इसी का, कि प्रश्न 11 कह रहे हैं कि कक्षा 7 के 11 बच्चों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है: 40, 35, 38, 46, 42, 32, 41, 45, 52, 58 और 55 आंकड़ों का माध्य और माध्य ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ें, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले व्यवस्थित कर लीजिए। तो जैसे ही आंकड़ों को व्यवस्थित कर लेंगे तो माध्य निकालने का क्या तरीका है? कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना था? इन सबको जोड़ने पे 484, और कुल संख्याएं कितनी थी? 11 आंकड़े है ना, कुल संख्या। तो 11 का इसमें भाग दे देंगे, 44 बार जाता है, तो यही 44 जो है आंकड़ों का माध्य हो जाता है। अब माध्यक क्या है? माध्यक वही कि कुल संख्याओं में से 1 जोड़ दीजिए और 2 का भाग दीजिए, यानी n+1/2वीं संख्या। माध्यक का सूत्र लिख लीजिए चाहे। तो 11 संख्याएं हैं, 1 जोड़ा तो हो गया 12, और 2 का भाग दिया तो हो गया उसका आधा, यानी बीच का इलाका निकला है। वो कौन सा आया? 6वीं संख्या। और 6वीं संख्या देखिए, ऐसे देखेंगे तो ये 42, जो कि इसको ब्रैकेट किया गया है, यानी कि उसमें लिया गया है, चौकोर उस पर विशेष चिन्ह में, ठीक है। तो यही 42 यहाँ पर आप भर दीजिए। अब आता है इसी का 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न देखिए, ये रहा। तो 12वें प्रश्न में लीजिए कि किसी संख्या के 15 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। यदि आंकड़ों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये हैं आंकड़े। अब सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई क्या है, सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई क्या है, आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए और दी गई ऊंचाइयों का माध्यक ज्ञात कीजिए। इतना आपको हल करना है। ये जो आंकड़े दिए थे, इनको सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लो। तो ये रहा हमारा आरोही क्रम। अब जैसे ही आरोही क्रम में बढ़ गए, मतलब हमने इनको बढ़ते क्रम में यहाँ से यहाँ तक लगा लिया। अब आप देख लीजिए, सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई होगी जब दाहिनी तरफ का आंकड़ा होगा, वही बड़ा होगा। तो यहाँ पर है 154 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहे हैं, सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई। सबसे छोटा बच्चा कहाँ होगा? जो सबसे पहले आएगा शुरुआत में। तो सबसे छोटा यहाँ पर आया है आंकड़ा 126। तो सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई है 126 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहे हैं कि आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर क्या होता है? परिसर होता है सबसे बड़ा आंकड़ा में से सबसे छोटे आंकड़े को घटा देना। यहाँ पर 154 में से 126 घटाया, आ गया 28। यही आंकड़े का परिसर है। अब फिर आ जाना है माध्यक जैसे अभी आपने हल किया था कि कुल टोटल कितनी संख्याएं हैं, यानी n+1वीं संख्या का आधा कर दो, यानी टोटल संख्या में से 1 जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। तो वो जो संख्या निकल के आएगी वही माध्यक होती है। तो यहाँ पर 15 और 1 16 में 2 का भाग दे दीजिए इसका,
तो 8वीं संख्या, तो यहाँ से जो भी व्यवस्थित क्रम में किया गया था, ये भी 8वां था, वो था यहाँ पर 142। तो हम लिख देंगे माध्यक हमारा हो गया 142 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 ये दिया है कि यहाँ पर जिले का गेहूं उत्पादन 1000 टन में दिया है और ये एक दंड आलेख बनाया गया है 2018, 19, 20, 21, 22 और यहाँ पर ये गेहूं का 1000 टनों में चिन्हांकन किया है 10 से लेके 90 तक। ठीक है, ये आंकड़ा जो जहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर देख ली 2019 में कहाँ तक गया है 40 तक, ये 2018 में 50 तक, 2020 में कहाँ तक जा रहा है 70 तक और 2022 में जा रहा है 60 तक। ये ऐसे डाट करके देख सकते हैं पटरी लगा के। अब इसको अच्छे से देख लीजिए, इसी के पीछे प्रश्न है उनको हल करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये रहा हमारे प्रश्न। तो ये कह रहे हैं कि दिए गए दंडालेख को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, दंडालेख देख लिया, पढ़ लिया। तो दिया गया दंड आलेख क्या जानकारी प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका जवाब उसी तरह बनाते चल, चूँकि उसमें क्या लिखा था, गेहूं के बारे में दिया था और 1000 टनों में। तो दिया गया दंड आलेख सन 2018 से 2022 तक जिले में गेहूं उत्पादन 1000 टन में की जानकारी प्रदर्शित की गई है, यही तो लिखा है उसमें। फिर दूसरा कह रहे हैं किस वर्ष में उत्पादन सबसे कम हुआ है, तो जिसका ग्राफ सबसे कम था उसी के बारे में लिख देना है। सन 2019 में सबसे कम उत्पादन हुआ। फिर किस वर्ष में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई। देखिए, 2 लगातार वर्षों के ये जो आंकड़े हैं देख लीजिए। 2000 यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2019 और 2020 के बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को हमको लिखना है, यानी ये पिछला वर्ष, ये अगला वर्ष, बाकी सब देखिए अलग अलग, बहुत कम डिफरेंस है इसमें, इसी में सबसे ज़्यादा भिन्नता है ना, डिफरेंस ज़्यादा, तो इसी को लिखना है हमें। तो यहाँ पर आ जाइए आप पुनः। यहाँ पर तीसरा वाला जो प्रश्न था कि किस वर्ष में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई, तो सन 2020 में सन 2019 की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई। ठीक है जी। अब चौथा है इसी के, इन 5 वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन क्या रहा, तो औसत उत्पादन हो जाएगा 50, 40, 70, 50 और 60 को जोड़ दीजिए और कुल आंकड़े थे 5, तो 5 का भाग दीजिए, तो इसमें आ जाएगा भाग देने पर ये जोड़ है 270 और 5 का भाग तो बन गया 54,000 टन। ठीक है। अब 2018 और 2022 के गेहूं उत्पादन का अंतर, 2018 में जो था 60, उसमें 2022 में और 2018 में था 50,000 टन, तो इसका मतलब दोनों के बीच में का अंतर आ गया 10,000 टन। तो इस तरह इसका ये सारे जवाब हो गए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14। तो जी शुरू करें, पहले पढ़ लीजिए। आंकड़ों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये रहे आंकड़े और ये रहा प्रश्न। आंकड़ों का बहुलक क्या है, बहुलक को 15 बनाने के लिए कोई 2 प्रेक्षण जोड़िए और आंकड़ों को लिखिए। आंकड़ों का औसत क्या है, किसी एक प्रेक्षण को जोड़कर औसत 15 आता है तो वह प्रेक्षण क्या होगा। तो आंकड़े जो ये तो इनको व्यवस्थित किया गया, व्यवस्थित मतलब बढ़ते क्रम में, तो ये रहे बढ़ते क्रम में 15, 15, 16, 16, 16 और 17, 17, ये 3 बार सबसे ज़्यादा आया। तो आंकड़ों का बहुलक जो भी आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है, यहाँ पर 16 3 बार आया है, तो यही इसका बहुलक हो गया। फिर इसमें कह रहे हैं बहुलक को 15 बनाने के लिए बहुलक को 15, अब बहुलक 15 कैसे आएगा, इसमें तो 2 ही थे, तो 2 प्रेक्षण और थे, यानी 15 को 2 और जोड़ दीजिए। आप देख लीजिए ये 15 कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। ये 3 ही है, ये 2 ही है, 2 जोड़ने के लिए बोला था तो 2 बार 15 जोड़ा, तो ये बहुलक जो है ये 4 आ गया, मतलब 4 बार 15 हो गया। अब गिन के देखेंगे तो बहुलक इसमें अब 15 कहला जाएगा। ठीक है। अब इसी का है आंकड़ों का औसत क्या है। औसत मतलब ये जितने थे इन सबको जोड़ के तो एक भाग दे देना है जितने अंक होंगे।
तो सारे के सारे ये ऊपर लिख दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं और 7 का यहाँ पर भाग दिया गया है। तो देखिए इन सब का जोड़ आता है 112 और आंकड़ा से कुल 7 भाग दे दीजिए, 16 बार जाता है। तो ये इसका आंकड़ों का औसत आ गया 16। अब आगे चलते हैं। इसी का एक और प्रश्न था ये वाला कि यदि किसी प्रेक्षण को जोड़कर औसत 15 आता है तो वह प्रेक्षण क्या होता। देखिए चलिए, तो इसके लिए क्या करना है कि माना x जोड़ने पर औसत 15 आता है, तो उस प्रेक्षण कुल यहाँ पर 15 चाहिए आपको और उसमें निकला है अभी 16, तो उस 112 जो इतना योग में x और जोड़ दीजिए तो कुल हो जाएंगे कितने, 7 पहले के थे, एक और, यानी 8 आंकड़े आ जाएंगे और उनका जो औसत हो जाएगा औसत योग हो जाएगा 112 धन x। आप क्या करेंगे, इसको बाएं तरफ रख लीजिए और इन आंकड़ों को दाहिने तरफ, क्यों, क्योंकि x वाली संख्या को अधिकांशतः बाहर ही रखा जाता है। तो x धन 112 और ये 15 का इसमें गुणक हो जाएगा, तो ये इधर लिख दिया गया है। तो x धन 112 बराबर हो जाएगा 15 गुणे 8 यानी 120। तो x बराबर 120 में से ये 112 घट गया यानी कि 8। तो क्या जोड़ने पर 15 आता है, यानी कि 8 जोड़ने पर औसत 15 हो जाता है। अब आ जाते हैं इसी का 15वां प्रश्न। तो कह रहे हैं कि अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की ऊंचाई का पता लगाकर एक तालिका बनाएं, उसे दंड आलेख में प्रदर्शित करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। किस सदस्य की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, किस सदस्य की ऊंचाई सबसे कम है, परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई क्या है, औसत ऊंचाई से आपकी ऊंचाई ज़्यादा है या कम है। तो मेरे परिवार के सदस्यों की ऊंचाई इस प्रकार है, आप अपने परिवार से बना सकते हैं। पर यहाँ पर जो है पिताजी की ऊंचाई है 170 सेंटीमीटर, माताजी की है 165 सेंटीमीटर, मेरी स्वयं की है 160 सेंटीमीटर, मेरी बहन की कितनी है 155 सेंटीमीटर। तो फिर पहला प्रश्न है किस सदस्य की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तुम देख लीजिए इसमें जो सबसे ज़्यादा है, तो मेरे पिताजी की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। फिर किस सदस्य की ऊंचाई सबसे कम है, तो यहाँ पर जो है मेरे बहन की ऊंचाई सबसे कम है, क्योंकि ये सबसे कम 155 है। तो इसकी जवाब हो जाएगा मेरे बहन की ऊंचाई सबसे कम है, दूसरा। फिर इसी का तीसरा प्रश्न है कि परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई के लिए सबसे पहले वही सूत्र बना लीजिए कि परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई, इन सबको चारों को जोड़ दीजिए और 4 का भाग दे देते हैं। तो ये बन गया 650, भाग देंगे तो आ जाएगा 162.5 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं कि औसत ऊंचाई से आपकी ऊंचाई ज़्यादा है या कम। देखिए औसत ऊंचाई तो 162 है और मेरी ऊंचाई सिर्फ है 160, यानी 162 सेंटीमीटर, 162.5 से मेरी ऊंचाई कम है, यानी 162.5 ज़्यादा होता है। तो इसका जवाब बन जाएगा कि औसत ऊंचाई से मेरी ऊंचाई कम है। तो इस तरह ये पाठ 3 समाप्त होता है।